सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में ये सारे लोग अपने फार्म हाउस पर आ चुके होते हैं। आर्या अपने क्लॉथ को चेंज करने के लिए बाथरूम गई होती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन बार बार रिंग करता है तो रिद्धि फ़ोन को उठा लेती है। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि बोल रही होती है कि आर्य की गर्लफ्रेंड हो और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पर रिद्धि बोलती है मैं उसकी लीगल वेडेड वाइफ हूँ और वो मेरी वाइफ है। तो आज के बाद दोबारा उसके पास फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना तुम, समझी। और फ़ोन कट करके जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ती है तो उसकी आंखें घबराहट के मारे बंद हो जाती है और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। रिद्धि देखती है कि सामने आर्य खड़ी उसे ही घूर रही थी। अब इसके आगे अपने सामने आर्य को खड़ा देखकर उसकी आगे डर के मारे फैल जाती है और उसका मुंह तो मानो सिल सा जाता है। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रही थी। डर के मारे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसे इस तरह से चुप खड़ा देखकर आर्य को गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो एक ही पल में उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है और अपने गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोलती है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की। जिस पर रिद्धि डरते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर बोलती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे फ़ोन को हाथ लगाने का। वो तो ये बार बार बज रहा था इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। रिद्धि का जवाब सुनकर आर्य का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उसकी कलाई पकड़ती है और झटके से उसे खुद की तरफ खींच कर बोलती है, तुम्हें किसने हक दिया मेरा फ़ोन उठाने का। हाँ, मैंने मैंने तुम्हें कभी भी कोई हक नहीं दिया है कि तुम मेरा फ़ोन उठाओ। और तुमने किस हक से ये फ़ोन उठाया है। रिद्धि भी आर्य के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, तो उसने अपनी कलाई उससे झटके से छुड़ा ली और बोली, तुमने दिया ये हक मुझे और ये हक मुझे तब मिला जब तुमने मुझसे शादी की थी। तुम्हारी बीवी होने के हक से मैंने उससे ऐसे बात की और तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ। जिस पर आर्य बोलती है, सिर्फ नाम की। ये बोलकर आर्य रुक जाती है और फिर एक गहरी सांस लेकर दोबारा बोलती है, मैंने तुम्हें कोई भी हक नहीं दिया, ना खुद पर और ना ही किसी चीज़ पर। मैंने खुद से जुड़ी किसी भी चीज़ पर और ना ही तुम्हें कुछ कोई हक नहीं दिया है कि तुम मेरे किसी भी जानने वाले को इस लहजे से बात करो। तुम जानती भी हो कि ये लड़की कौन है। ऋतिक को भी आर्य की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, तो वो भी उस पर भड़कते हुए बोलती है, ना तो मैं जानती हूँ कि ये कौन है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। वो ना जाने फ़ोन पर क्या क्या बकवास किए जा रही थी, तो उसे इसी लहजे में जवाब देना ज़रूरी था। और शुक्र मनाओ कि मैंने उससे इस लहजे में सिर्फ बात की है। मेरा बस चलता तो उससे मैं शुद्ध हिंदी में ऐसी ऐसी गालियाँ देती कि उसके कानों से खून निकलने लगता। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन फिर रुककर आर्य के पास आकर कहती है, और अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को कह देना कि अगर आज के बाद उसने मेरे वाइफ को फ़ोन करने की कोशिश की ना, तो मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो देख भी नहीं पाएगी। आर्य उसकी बात सुनती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तमीज़ से बात करो रिद्धि, तुम शायद भूल रही हो कि तुम किससे और किसके बारे में बात कर रही हो। रिद्धि भी उस पर उसी तरह चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छे से जानती हूँ कि मैं अपनी वाइफ से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जान रही हो कि तुम मेरी कौन हो। आर्य उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वाली बात पर चौंक जाती है और रिद्धि को देखने लगती है, तो रिद्धि उदास होकर उस पर सवालिया निगाह डालते हुए ठंडे लहजे में बोलती है, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो आर्य।
क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम किसी गैर के लिए मुझसे इतना झगड़ा कर रही हो? क्या वो मुझसे भी ज़्यादा मायने रखती है तुम्हारे लिए? आर्य उसकी तरफ से मुड़कर दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम मेरे अपनों में थी ही कब जो आज पराया होने की बात कर रही हो? और तुम मेरे लिए किसी भी तरीके से जरा भी मायने नहीं रखती हो रिद्धि। ये बात सुनकर रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो आर्य को मनाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसके एक गाल पर अपना हाथ रखकर बोलती है, आर्य, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं मानती हूँ कि गलती की थी मैंने, मेरी गलती बहुत बड़ी थी और तुम मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती हो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने इस पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। मुझे बहुत पहले ही तुमसे सब कुछ सच-सच बता देना चाहिए था। इस पवित्र बंधन में बंधने के बावजूद किसी और से रिश्ता रखना बहुत गलत होता है। ये बात मुझे अब समझ आई है, लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि मुझे दूसरा मौका ही नहीं मिलना चाहिए? आर्य, कम से कम तुम तो मुझे एक मौका दे सकती हो। आफ्टर ऑल हम दोनों वाइफ हैं और वाइफ का रिश्ता और ये रिश्ता इतना कमज़ोर तो नहीं होना चाहिए ना, जो ज़रा सी बात से टूट जाए। तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे सकती हो। मैं तुमसे मिली हर सज़ा को अपने सर आँखों पर रखने के लिए तैयार हूँ। आर्य अपने गाल से उसका हाथ हटाते हुए अपने चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोलती है, रिद्धि, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ पर बात ना तो तुम्हें दूसरा मौका देने का है और ना ही कुछ और मैं ना ही इस रिश्ते की बात कर रही हूँ। बस बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती हूँ और तुम ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। रिद्धि अपने आंसू पोंछते हुए उससे पूछती है, जब तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहती थी तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की आर्य? जिस पर आर्य कहती है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब पहले ही दे चुकी हूँ रिद्धि, तो बार बार इन सवालों को करने का क्या फ़ायदा है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं भी उसी तरह से मजबूर थी जैसे कि तुम मजबूर थी। मैंने ये शादी सिर्फ अपनी दादी माँ की वजह से की थी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जा नहीं सकी क्योंकि रिद्धि ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। रिद्धि बोलती, आर्य, अगर तुम दादी माँ के कहने पर ये शादी कर सकती हो तो क्या उनके लिए इस शादी को निभा नहीं सकती हो? आर्य बोलती है, बात शादी निभाने की है या ना निभाने की नहीं है रिद्धि। अभी हम दोनों के लिए ही ये सही नहीं है कि हम दोनों के लिए ये सही है कि हम दोनों अलग हो जाएं। जिस पर रिद्धि उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, तो तुम मेरे इतने करीब क्यों आई थी यार? क्यों तुमने मेरे अंदर वो एहसास जगाए? क्यों तुमने मुझे इस रिश्ते का एहसास कराया? क्यों तुमने मेरी इतनी परवाह की? और हमने जो पल एक साथ गुजारे थे वो सब क्या थे? जिस पर आर्य झुझलाते हुए बोलती है, ओफो रिद्धि, तुम बार बार एक ही सवाल क्यों करती हो? तुम इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हो जो तुम इन सब बातों को समझ नहीं सकती हो। क्या तुम्हें बार बार मेरे मुंह से अपनी बेइज्जती कराने में ज़्यादा मज़ा आता है? मैं अपनी बात तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं है, और जो कुछ भी था वो सिर्फ वक्त का तगाजा था, इन्फेक्शन थी हम दोनों के बीच का सब तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। हम दोनों के बीच में कभी ये पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं रहा, तो इसीलिए अब इन सब बातों की दुहाई देना बंद करो। रिद्धि अपने आंसू भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोलती है, आर्य, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। क्या तुम पहले जैसी नहीं हो या पहले जैसी नहीं हो सकती हो?
क्या तुम मेरे साथ वैसे नहीं रह सकती हो जैसे कि पहले रहा करती थी? तुम क्यों इतना बदल गई हो आर्य? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है यार। आर्य उसके पास आती है और उसके आंसू पूछते हुए बोलती है, प्लीज़ रिद्धि, अपना ये रोना धोना बंद करो। और ये सब ड्रामा भी, ये सब करके तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और फिर एक धमकी भरे अंदाज में बोलती है, हम सब यहाँ पर इंजॉय करने आए हैं, तो एक हैप्पी फैमिली की तरह बिहेव करो, जहाँ पर जितने दिन हो सके खुद भी खुश रहो और मुझे भी चैन सुकून से जीने दो। सबको यही लगना चाहिए कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं, समझी तुम? अब उठो और जाकर अपना मुंह धो लो, और बाहर किसी के भी सामने अपने आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए आर्य कमरे से बाहर चली जाती है। आर्य के जाते ही रिद्धि बेड पर बैठ जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है, क्यों कुणाल, क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों तुमने आर्य से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया? तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। कितना मनहूस दिन था वो मेरी ज़िंदगी का, जब मैं तुमसे मिली थी। काश काश वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया ही नहीं होता। फिर वो ऊपर देखती हुए बोलती है, क्यों भगवान, क्यों? क्या दुश्मनी है आपकी मेरे साथ? पहले तो आपने मेरी ज़िंदगी में कुणाल को भेजा, जिसने मुझसे प्यार तो किया लेकिन दिखावे के लिए, फ़रेब के लिए, और सिर्फ मुझे धोखा दिया। और फिर आर्य को भेजा, जिसने मुझसे शादी की तो, लेकिन अब मुझे अपना नहीं पा रही है और ना ही मुझे अपनी ज़िंदगी में रखना चाह रही है। अगर मुझे अकेले ही रखना था तो मेरी ज़िंदगी में किसी को भी भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद थोड़ी देर रोने के बाद रिद्धि खुद को संभालती है और बेड से उठकर बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी, सिद्धि, दादी माँ साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं और नौकर किचन में लंच की तैयारी कर रहे हैं। सारे यंग्स बाहर गार्डन में बैठे मौज मस्ती कर रहे थे। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही हैं। वो शायद आर्य को ढूंढ रही थी, लेकिन आर्य उसे कहीं भी नज़र नहीं आती है। रिद्धि को इस तरह से इधर उधर नज़र घुमाता देखकर ईशान उसके पास आता है और बोलता है, भाभी, आप किसे ढूंढ रही हो? क्या हुआ है? जिससे रिद्धि हड़बड़ा जाती है और बोलती है, नहीं, कुछ नहीं, किसी को तो नहीं ढूंढ रही हूँ मैं। जिस पर ईशान उसे छेड़ते हुए बोलता है, नहीं भाभी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप भाई को ढूंढ रही हो। और फिर उसकी तरफ नज़र डालते हुए बोलता है, सच कह रहा हूँ ना? इस पर रिद्धि बोलती है, नहीं ईशान, ऐसी कोई बात नहीं है। ईशान बोलता है, ठीक है, अगर आप भाई को नहीं ढूंढ रहे हो तो मैं नहीं बताता हूँ कि वो कहाँ पे है। ये कहकर वो जाने लगता है कि तभी रिद्धि उसे आवाज़ देकर बोलती है, रुको ईशान, आर्य कहाँ है? जिस पर ईशान हंसते हुए बोलता है, भाई अंदर दादू और आपके पापा के साथ बैठे हैं। ये सुनकर रिद्धि भी अंदर की तरफ जाने लगती है, तो ईशान उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और कहता है, आप कहाँ चली भाभी? रुको, भाई के साथ तो आपका सारा वक्त रहते हो, थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताओ, आओ हमारे साथ बैठो। जिस पर सिद्धि के पति राजेश जी भी ईशान का साथ देते हुए बोलते हैं, ये तो तुम सही कह रहे हो ईशान, जब से रिद्धि की शादी हुई है वो तो बिल्कुल बदल सी गई है। आर्य को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है। जिस पर रिद्धि गुस्सा करते हुए बोलती है, जीजू प्लीज़ अब आप मत शुरू करो, अच्छे से समझती हूँ मैं आपकी बातों को और आपको भी। आपको आज मेरी याद इसलिए आ रही है क्योंकि दी यहाँ नहीं है और वो यहाँ पर आपको अकेला छोड़कर सबके साथ अंदर बैठी हैं। अगर अभी दी यहाँ होती ना तो आपको उनके आगे और कोई नज़र नहीं आता। जिस पर राजेश
रिद्धि के कंधे को अपने कंधे से मारते हुए बोलता है, तो अपनी बीबी के आगे भला किसी को कुछ नज़र आना चाहिए क्या साली साहिबा? तुम्हें भी तो आर्य के आगे कुछ नज़र नहीं आता है। रिद्धि राजेश के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोलती है, नहीं जीजू, कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। ये सुनकर राजेश और ईशान दोनों ही हंस पड़ते हैं और फिर राजेश ईशान को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। तभी नेहा रिद्धि के नज़दीक आती हुई बोलती है, चल रिद्धि, चलकर कुछ पिक्स क्लिक करते हैं। यहाँ की कुछ मेमोरीज भी तो रहनी चाहिए ना हमारे पास। जिस पर रिद्धि भी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ चल। ये कहकर रिद्धि आगे जाने लगती है तो नेहा उसे रोककर पूछती है, क्या बात है रिद्धि? रिद्धि उसका सवाल सुनकर रुक गई और बिना उसकी तरफ मुड़े बोलती है, नहीं कोई बात नहीं है, तू बेवजह टेंशन क्यों लेती है नेहा? जिस माहिरा उसके सामने आते हुए बोलती है, रिद्धि, तुझे क्या लगता है कि तू हमसे छुपाएगी तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा? तू अपनी ज़ुबान से कुछ भी ना कहेगी तो भी तेरी आंखें सारी बातें कह देती हैं। अपनी आंखें देखिए कितनी लाल हुई है, तो रोई है ना? जिस पर रिद्धि अपनी नज़रें चुराती हुई बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों पागल हो गई हो जो हर वक्त ऐसा ही सोचती रहती हो। सब कुछ ठीक है, चल चलकर मज़े करते हैं। चल उस पहाड़ी पर चलकर कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। रिद्धि अपनी खुशी दिखाते हुए एक्साइटेड होते हुए बोलती है ताकि नेहा और माहिरा को ये विश्वास दिला सके कि वो खुश है। नेहा रिद्धि के पास आकर सख्ती से बोलती है, रिद्धि, झूठ बोलने की कोशिश मत कर। हम जानते हैं कि तू ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ जताने की कोशिश भी मत करना। रिद्धि उन दोनों को झिझकते हुए बोलती है, नेहा, माहिरा, प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम दोनों को हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? यकीन करो मैं खुश हूँ। और तुम दोनों हर वक्त ये सीआईडी की तरह अपनी पूछताछ करना बंद करो। अब चलो यहाँ से। अगर तुम दोनों को अपनी पिक्चर्स नहीं क्लिक करनी है तो तुम दोनों यही रहो, मैं तो जा रही हूँ। ये कहकर रिद्धि ने अपना कैमरा उठाया और उस छोटी पहाड़ी से नीचे की तरफ चल दी। रिद्धि को इस तरह से अकेला जागता देखकर नेहा और मायरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं और काफ़ी देर तक तीनों उसी पहाड़ी पर अपना समय बिताती हैं और साथ ही साथ उन्होंने ढेर सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी। जब वो लोग फार्म हाउस वापस आई तो ईशान उन्हें बाहर ही मिल गया। नेहा बोलती है, वो बोलता है नेहा से कि तुम कहाँ गई थी? जिस पर नेहा कहती है, कहीं नहीं, बस छोटी वाली पहाड़ी पर गए थे। तो ईशान कहता है, ओह, लेकिन बता कर तो जाना चाहिए था ना। चलो अब ऐसा करते हैं, कोई गेम खेलते हैं। जिस पर मायरा बोलती है, ईशान तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो जो गेम खेलोगे? ईशान बोलता है, मायरा प्लीज़, मैं सच में बहुत बोर हो रहा हूँ। हम यहाँ पर एंजॉय करने आए थे, न कि बोर होने। तो चलो कोई गेम खेलते हैं। तभी सिद्धि भी बाहर आती है और आते हुए बोलती है, हाँ गेम खेलते हैं, बहुत दिन हो गया है कुछ खेले हुए। राजेश बोलते हैं, लेकिन खेलेंगे क्या? सिद्धि कहती है, क्यों ना हम लोग कोई गेम सोचो यार, कौन सा गेम खेला जाए। तभी वहाँ पूजा भी सिद्धि के पीछे पीछे आती है और बोलती, मम्मा क्यों ना ब्लाइंड फोल्ड गेम खेला जाए। तो ये नाम सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। राजीव उसे अपने गोद में उठा के वो बोलता है, हाँ पूजा, आप भी खेलोगे, चलो खेलते हैं। ईशान एक ब्लैक कलर की पट्टी लाता है और सबने डिसाइड किया कि वो पट्टी सबसे पहले रिद्धि की आंखों पर बंधेगी। तो सिद्धि ने आगे बढ़कर रिद्धि की आंखों पर वो पट्टी बांधी और गोल गोल घुमा दिया। रिद्धि अपनी आंखों पर पट्टी बंधे हुए अपने हाथों को इधर उधर चलाते हुए सबको ढूंढने लगती है। ईशान बोलता है, भाभी पकड़ो मुझे। सिद्धि कहती है, अरे रिद्धि, तू तो किसी को भी नहीं पकड़ पा रही है। रिद्धि को जिस दिशा से आवाज़ आती है वो इसी दिशा की तरफ चलने लगती है। जिस पर पूजा बोलती है, मासी आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे।
रिद्धि काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी किसी को नहीं पकड़ पाई, तो वो झुँझलाते हुए बोलती है, कहाँ हो सब लोग? कितनी देर हो गई, कब से पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कोई हाथ ही नहीं आ रहा है। जिस पर नेहा उसके पीछे से बोलती है, रिद्धि हम सब तो यहीं हैं, लेकिन तू ना जाने कहाँ ढूंढ रही है। लगता है आर्य को मिस कर रही है, लेकिन अफसोस वो तो यहाँ है ही नहीं। जिस पर रिद्धि बोलती है, शट अप नेहा, मैं उस खड़ूस को नहीं ढूंढ रही हूँ, समझे तू। नेहा बोलती, अच्छा जी, चल तू कहती है तो मान लेती हूँ, लेकिन अब हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा। जिस पर रिद्धि कहती, अच्छा जी ऐसी बात है, तो देख अब मैं तुझे ही पकड़ती हूँ नेहा की बच्ची। ये कहकर रिद्धि जैसे ही मुड़ी वो किसी चीज़ से टकरा जाती है। उसने अपने हाथों को घुमाते हुए इस चीज़ को महसूस किया, तो उसे महसूस हुआ कि वो कोई चीज़ नहीं बल्कि आर्य है। ये महसूस होते हुए पीछे हटने को हुई, तभी हड़बड़ाहट की वजह से गिरने लगती है, लेकिन आर्य ने उसे झट से उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे गिरने से बचा लिया। जब काफ़ी देर तक रिद्धि को ये नहीं लगा कि वो गिर गई है, तो झट से अपनी आंखों पर से वो पट्टी हटा देती है और खुद को आर्य की बाहों से निकलते हुए सीधा खड़ा हो जाती है। अपनी आंखें नीची करके बहुत धीरे से बोलती है, सॉरी। रिद्धि अभी भी अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी और आर्य उसे तो ऐसे देख रही थी जैसे उसकी नज़रों से स्कैन कर रही हो। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। और कुछ कहूँ? चलो आज अपने स्टाइल में कुछ कहते हैं। ओके, तो हमारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। कहाँ है 499 पर अटकाए हुए हैं हमका। आप लोग थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए, तभी तो हम भी लाइव आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और आप लोग अपना ध्यान रखिए।